सबसे पहले तो महाराज जी आपको सादर नमस्कार और स्वागत है उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी की ओर से। जी जी। और आप जैसी ख्याति प्राप्त शख्सियत हमारे स्टूडियो में पधारी, और जैसा कि बच्चा बच्चा यहाँ का जानता है, यहाँ कलाकार जानता है कि लखनऊ कथक घराने को आपने विश्व स्तर पर पहुँचाया। और आप तो चूंकि यहीं से जुड़े हैं, बहुत सारे अनुभव भी आपके यहाँ पर गुजरे हैं, तो हम शुरुआत में थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे कि जो घराने की ये परंपरा है, जैसे जयपुर घराना है या लखनऊ घराना है या अब बनारस घराना भी कहने लगे, उधर रायगढ़ घराना भी एक कहते हैं कि जन्म ले लिया, तो थोड़ा सा हमें इसके बारे में अगर दर्शकों को, श्रोताओं को संक्षिप्त रूप से बताना चाहें। मेरे ख्याल से ऐसा है कि देखिए, हमारे अपने विचार में जैसे कोई डॉक्टर होते हैं ना, और डॉक्टर के बेटे भी डॉक्टर हुए, फिर उसके बाद तीसरे भी उनके बेटे भी डॉक्टर हो गए, तो कहते बड़ा इनके हाथ में बड़ा शफा है और ये खानदानी डॉक्टर हैं। खानदानी शब्द जो है वही घराना आप कह लीजिए। तो जिस घर में 4-5 पुश्तें बीत जाती हैं, 4-5 से ज़्यादा, तब कहते हैं हाँ ये इन्हीं के घर का है। तो इस तरीके से इसका जिक्र हुआ। उसमें क्या हुआ कि देखिए, म्यूज़िक और डांस दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो उड़ती हुई न जाने कहाँ कहाँ चली जाती हैं। पाकिस्तान में भी गुलाम मुस्तफ़ा जी एक थे, गुलाम हुसैन जी, हमारे पिताजी के शागिर्द, वो पाकिस्तान चले गए। उन्होंने बहुत सी तालीम दी, नाहिद को दिया और कई लोग को दिया, वो फसीउर रहमान करके उनको दिया। तो ये ऐसा होता कि कोई कोई कहाँ कहाँ राजाओं के यहाँ जब ये लोग परफॉर्म करते थे तो सब तरह के लोग बैठते थे और कुछ देख देख के बहुत कुछ सीख जाते थे। देख के भी तो सीखते हैं ना बहुत से लोग। उसके बाद उनके परिवार में आगे बढ़ गया, कुछ ऐसे चलता गया, तो धीरे धीरे करके रायगढ़ में जैसे पिताजी हमारे रहे कुछ अरसे तक, कुछ साल रहे, तो वहाँ के लोग सीखने लगे। और अगर उनका कंटिन्यू चलता रहता और भी ज़्यादा बढ़ता तो शायद वो होता। बनारस में भी इसी तरह से सितारा देवी जी के सुखदेव महाराज हमारे पिताजी के शागिर्द हुए कि भाई वैसे तो हम करते ही हैं, लेकिन शायद गंडा बांधी है हमको, हमारे अच्छन महाराज जी से गंडा बंधाया उन्होंने। पर कहने का मतलब है कि हर चीज़ के अंदर, या आप समझो कि जैसे हम इसको एक बड़ा मिसाल देते हैं कि टाइपराइटर का पहला जो पेज होता है बड़ा दिखाई पड़ता है, फिर उसका जो सेकंड पेज होता है वो थोड़ा सा धूमिल होता है, और चौथा पेज तक जाते जाते वो पढ़ने में नहीं आता है। तो बदलते बदलती धीरे धीरे शक्लें जो है ना, थोड़ी थोड़ी वही हल्की हल्की बदलने लगती हैं, अपने आप अलग अलग हो जाती हैं। अब हमारा सीधे हाथ का चक्कर सीधा लेते हैं, इनकी जयपुर के यहाँ जरा उल्टा करते हैं। तो कुछ चीज़ें जैसे उर्दू और हिंदी, उर्दू को इधर से लिखो, हिंदी को इधर से लिखो, इस तरह के थोड़े से उलट फिर तो हो जाते हैं। लेकिन जो बेसिकली जो लय, ताल और बोल, पखावज के बोल, तबले के बोल, नाच के बोल, परमलू इत्यादि इत्यादि, ये कहीं ना कहीं से उड़ के तो पहुँच ही जाते हैं। और जैसे रागों के बारे में हम ये कहना चाहेंगे कि भोपाली राग यहाँ से लेके बर्मा, लाओस, थाईलैंड, इंडोनेशिया, सारे ग प ध स द प ग रे ग प, इंस्ट्रूमेंट अलग है लेकिन टंग 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 टंग, इंस्ट्रूमेंट अलग लेकिन भोपाली बज रहा है। अब आपको कैसे कहोगे कि हिंदुस्तान से भोपाली कैसे गया? तो म्यूजिक जो है वो जर्नी करता है हवाओं में करता है। यहाँ तक कि ताशकंद हम गए तो वहाँ की जो लड़कियाँ मुझे रिसीव करने आई तो रोटी हाथ में मोटी सी उसको खाना पड़ता है, क्योंकि दोस्ती के लिए। और उनकी दोनों भवें चल रही थी, गर्दन का डोरा। मैंने कहा तुम तो कथक कर रही हो। तो ये चीज़ें ऐसी होती कि जो अपने आप उड़ती हुई पहुँचती हैं, जो हम कह नहीं सकते कि अब उन्होंने जयपुर घराने सीखा कि लखनऊ से कहाँ सीख, पर कुदरतन उनके अंदर मतलब वो मूवमेंट आया। तो इस तरीके से कुछ घरों ने ज़्यादा समय बिताया, पुश्तें उनकी कई बीत गईं, कई घर में 4 पुश्त तक गई, 5 हुआ, मतलब तो इसलिए कहलाते मजरू सुल्तानपुरी, हजरत जयपुरी, बिरजू महाराज लखनवी तो अगर कह देंगे तो भी हमारा कुछ जाता नहीं, अब तो लखनऊ के हैं भाई। तो कहने का मतलब है कि घराना इसी प्रकार से होता है, लेकिन अलग अलग सबका दृष्टि होती है। जैसे कि किसी की दृष्टि रही कि हमें तैयारी, तेज़ी की तरफ बढ़ना चाहिए, कुछ दृष्टि किसी लोगों की रही, जैसे हमारे लखनऊ का ख़ास अंदाज, क्योंकि हमारे नवाब जो थे, नवाब वहीद अली शाह, वो भी बड़े खूबसूरत और इत्र के शौकीन और कपड़ा कैसा पहनना वगैरह वगैरह।
तो उसके अंदर नजाकत नफासत का जो एक रूप बना हुआ था कि कलाई कितनी हिलनी चाहिए, गर्दन का डोरा होना चाहिए, रास्ता नहीं होना चाहिए, आंखों में किस तरह की बात होनी चाहिए, तो उसका बड़ा ध्यान रखा। सौंदर्य का पूर्ण रूप से लखनऊ वालों ने बहुत अच्छा उसको देखा। किसी ने बोलों के ऊपर ज्यादा देखा, किसी ने तेजी की ऊपर देखा। तो इस तरह अब तो रायगढ़ के महाराज जो थे वो खुद ही तबला बजाते थे तो उन्होंने भी कुछ चीजें पैदा कर दी। पर विशेष करके कि ये हम कहेंगे कि पूर्ण रूप संपूर्ण रूप से सौंदर्य से लेके, लय से लेके, रिदम से लेके, आंखों से लेके, पांव से लेके, पूरे बॉडी के अंदर सुंदरता के साथ हर चीज का बयान हो, ये लखनऊ ने बहुत बड़ा काम किया है हमारे बुजुर्गों ने। एक महाराज जी अभी जो एक चलन शुरू हो गया कुछ दिनों से प्रयोग, तो कथक में क्या इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है या इतनी लचीलापन है कि उसमें हम प्रयोगों को शामिल करते चले जा रहे हैं और लोग पसंद भी कर रहे हैं, तो ये इससे आप कहाँ तक सहमत हैं या कहाँ तक आप इसको बढ़ावा देना चाहते हैं? नहीं, मैं बिल्कुल बढ़ावा नहीं देता हूँ। मैंने देखिए करीब करीब कुमार संभव, मालती माधव, रूपमती बाज बहादुर इत्यादि इत्यादि हिस्टोरिकल भी, माइथोलॉजिकल भी मैंने सब कंपोज किया। लेकिन मैं कथक के हस्तकों से, कथक के पाँव से, कथक के चक्रों से, कथक के बोलों से हटा ही नहीं। यहाँ तक कि शाश्वती जी ने पूरा रोमियो जूलियट कंपोज किया। रोमियो जूलियट सोच लीजिए, विदेशी की कहानी, उसके अंदर 9 मात्रा 11 मात्रा और सब चीज़ों का प्रयोग हुआ। पाँव का संचालन, हाव भाव, क्योंकि भाई देखो अब अगर हम उसमें तबला और सरंगी और हारमोनियम बजा दे तो रोमियो जूलियट की जगह कृष्ण राधिका हो जाएंगे 1 सेकंड में। जी। तो कहने का मतलब कि दृष्टि तो हमारी बेसिक वही है कि कृष्ण, महाराज और हमारी वो कहानियां पौराणिक, शिव, तांडव, लास्य, इससे तो हम हटे नहीं हैं। पर अब उसका नामकरण और ऊपर के कॉस्ट्यूम, पेशवाज आप बदल दो तो कुछ दुनिया बदल जाती है। तो कहने होता है मुझे लगता है कि ये अगर शायद आप मेरी बात से सहमत हो या ना हो, जैसे प्रयोग में हमारी जो मूल तत्व है, चाहे वो कथक हो या भरतनाट्यम, वो डिस्टर्ब ना हो क्योंकि मुझे याद आ रहा, आपको थोड़ा याद दिलाएं, जब आप यहाँ के अध्यक्ष थे तो आपने फाइल कथा का निर्माण किया था और वो एक लोहा शायद इस तरीके से, जी, तो वो जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि ये कथक भी है और उसके साथ उनको सामंजस्य, कथक के सामंजस्य के साथ उसको आपने स्थापित किया। बिल्कुल किया, क्योंकि लोहे की आत्मकथा एक्चुअली मिस्टर जीवन पानी जी थे हमारे डायरेक्टर उस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन में। अगर महाराज कुछ मॉडर्न करिए, मैंने कहा ये मॉडर्न क्या होता है? तो मैंने कहा ये मॉडर्न कविताओं को पढ़ा तो उसमें 2 लाइन तो इतनी लंबी और तीसरी लाइन इतनी छोटी सी। मैंने कहा इसकी तो रिदम सेंस तो बनेगा नहीं। भाई हमारे ख्याल से तुलसीदास जी ज़्यादा समझदार थे कि उन्होंने चौपाई भी लिख दी, दोहा भी लिख दिया, सोरठा भी लिख दिया, सवैया भी भाई लय के जानकार होंगे तभी तो लिखा है उन्होंने। तो कहने का मतलब ये कि कविताओं का जो छंद कहते हैं ना, छंद चाहे शायरी हो, उसके अंदर शेर किस तरह का है, उसका जो अंत हिस्सा है वो किस तरह से पूरा होना चाहिए, उसका ना ख्याल करके मॉडर्न में है कि भावना जरूर है लेकिन बीच में से रिदम का जो टूट है वो उतना अच्छा नहीं बन पाता। पर मैंने कंपोज किया लोहे का, और मैंने उसी उनके टेबल पे ही लिखा कि मैं एक लोहे का टुकड़ा हूँ, रास्ते में पड़ा रहता हूँ, कई लोग ठोकर खाते हैं, गाली देते हैं, किसने डाला यहाँ। एक दिन एक जालिम के हाथ पड़ गया, उसने उठाया, भट्टी में तपाया, कूटा पीटा, एक तेज हार बनाई, मेरा नाम उसने तलवार रखा। मेरी ना जाने मेरी तरह कितनी तलवारें बनी होंगी, बस कत्ल कत्ल कत्ल। एक दूसरा लोहे का टुकड़ा एक दूसरे मानव ने उठाया, अन्य धातु के साथ मिलाकर गोलाकार बनाया, मंदिर के प्रांगण की शोभा बनकर वो बचता रहा। तलवारें तो टूटती गईं, टुकड़े होती गईं, आखिर में तलवार का रूप जो एक लड़का कर रहा था, और यही तत्त जो हाथ है हस्तक वही है तत्त, लेकिन वो तलवार बन गई थी। वही हस्तक जो है वो तलवार बन चुकी थी, जबकि मैंने तत्त कर कंपोज किया था, तलवार नहीं, लेकिन तलवार का रूप धर लिया उसने धर से। आखिर में कहता हूँ मैं टूट चुका हूँ, हार चुका हूँ, रक्त से दूषित हूँ, पीछे से घंटे की आवाज आती, ढंग, काश मैं तेरी तरह बन सकता। इस तरह की कहानी का प्रयोग हुआ और बहुत सक्सेसफुल हुआ। मैंने उसकी पेंटिंग भी बनाई और लोगों ने बहुत पसंद किया। वो तो बहुत चर्चित रहा था आपका प्रोडक्शन, बहुत जोर से। इसी तरह एडिटिंग भी किया मैंने कि मतलब सारे नाच को उल्टा कर दिया था।
लोग हंसते हंसते परेशान, क्योंकि जो हस्तक हमारी उठती है और घूमती है, वो बजाय घूमती हुई नीचे आ जाती है, उल्टा सीधा मतलब हो जाता है। जैसे रिकॉर्डिंग जब रिवर्स करो ना तो आवाज़ आती है, इस तरह की आवाज़ आती है। तो मैंने वो देखा और मैं देख के मुझे मज़ा आया। मैंने कहा चलो ऐसी कंपोजिशन में डांस में करूँगा। पर शुरू से आखिर तक मतलब वो हंसी था एक रूप बना। वो फाइल कथा में वो सरकारी तंत्र पे व्यंग था, लेकिन उसमें भी कथक जो है मूल रूप से स्थापित ही रहा। मेरा जो बेटा था वो ऑफिसर बना था, और लेकिन कुर्ता पजामा और घुंघरू तो कह रहा तक तक टिता तक तक टिता तक तक टिता तक तक पैर कर दिया। टाइपराइटर नहीं था लेकिन रोशनी थी टाइपराइटर वाला, उसमें बजाय टक 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 टक। तो टाइपराइटर के साथ मैंने जुगलबंदी कर दी पाँव की। ठीक था, वो कथा की था भैया। नहीं तो मैं भी वही कह रहा हूँ कि कथा का मूल स्वरूप जो है वो उसमें स्थापित रहा, वो नहीं हटा जी, वो बिल्कुल नहीं हटा। लेकिन जैसे प्रयोग आजकल हम देखते हैं, जो हमारे नए हैं, जो हमसे सीखे हुए भी लोग हैं, उसमें दुपट्टा ही भूल गए पहनना। कि एक दुपट्टा का एक हल्का सा आवरण जो खूबसूरत सा होता है, कि भाई वो कोई रजाई थोड़ी है, हल्का सा आवरण होता है, हल्का सा पड़ा है, भाई आपका क्या जा रहा है, भाई पहने लो। काले रंग की ड्रेस पहन लेंगे, लेट के घुंघरू बजा देंगे, उठ के घुंघरू, ये जो नाच नहीं कहना चाहिए। कसरत कर रहे हैं, कह रहे डांस इंडिया, ये डांस है। अगर डांस वो है तो हम लोग क्या कर रहे हैं, फिर हमें तो समझ नहीं आती। अगर वो डांस है तो हम क्या हैं। तो बड़े कुछ प्रयोग बड़े भयानक से हो जाते हैं। तो मैं तो भाई फ्यूजन से बहुत दूर हूँ, लेकिन इतने खूबसूरत ढंग से जो मैंने हस्तकों का और चेहरे का और सौंदर्य का और आँखों का जो एक संगम कराया है पाँव से लेकर ऊपर तक, कि जो लय भी है वो भी आँखों से दिखाई पड़े, तब तो बात है, नहीं तो बेकार है डांस। महाराज जी, लखनऊ कथक घराने का भविष्य तो बहुत उज्जवल है, आपके अपने क्या विचार है इसमें? भाई इस बात से मैं बड़ा थोड़ा सा दुखी भी हो जाता हूँ, क्योंकि लखनऊ के लिए मेरी तो जान हाजिर है और मैं तो यहीं का पैदा हुआ हूँ। और बुजुर्ग लोगों की ये ड्योढ़ी है जहाँ पर कई पुश्तें बीती हैं, और कई लोगों ने, गुरुओं ने ऐसे ऐसे लोगों को, गौहर जान, जद्दन भाई नरगिस की अम्मा, ननुआ बछुआ, इस तरह के ऐसे लोगों को सिखाया उन्होंने, जिनका इतना नाम हुआ है पूरी दुनिया में। तो कहने का मतलब ये कि हमें दुख ये होता है कि हमारे लखनऊ के बच्चों का इस तरह से चर्चा पूरे विश्व में क्यों नहीं है। शायद जो प्रेजेंटेशन है, जो प्रस्तुतिकरण है, उसके अंदर कोई कमी ऐसी है, या तालीम जो हमारी दृष्टि तो बड़ी खुली हुई भाई। मैं तो दुनिया से लड़ता हूँ, सिर्फ लखनऊ के अंदर नहीं लड़ता, मैं तो दुनिया से लड़ता हूँ, और दूसरे स्टाइलों से लड़ता हूँ कि तुम खूबसूरत हो तो मैं भी कोई कम नहीं हूँ। हाँ, लेकिन एक तो आपकी बहुत लंबी लड़ाई थी, अगर आपने लड़ाई का जिक्र छेड़ा है तो वो आपकी जो बहुत पवित्र और महानतम ड्योढ़ी है, वो कितने बरसों के बाद, और जब आप यहाँ के अध्यक्ष थे तभी तो वो फाइल चली, लेकिन कितने बरसों के बाद वो यहाँ पे सफल रही। वो ड्योढ़ी एक बहुत खूबसूरत से एक म्यूजियम में कन्वर्ट तब्दील हुई। और एक महाराज जी, एक बड़ा अचरज होता है, बहुत सारे कलाकारों से मैं भी मिला हूँ, लेकिन आप एक ऐसी मूर्ति हैं जो नृत्य में तो खैर आप सर्वोच्च हैं, लेकिन वादन में भी, गायन में भी। तो इसके पीछे हमारे अगर जो आगे भविष्य में श्रोता या इसको सुनेंगे, तो उनके लिए कुछ संदेश देना चाहें तो एक ही व्यक्तित्व में इतनी सारी चीजें कैसे समाहित हो गई? हमारे ख्याल से अगर आप मैं कृष्ण को प्यार करता हूँ सपोज, पर उनके प्यार में मुझे तमाम देवता दिख जाते हैं, देवियां दिख जाती हैं। एक रोशनी चिराग की पूरे कमरे को दिखा सकती है कि यहाँ खिड़की है, यहाँ दरवाजे हैं, यहाँ पर नीचे उतरना है, यहाँ चढ़ना है। वो चिराग को अगर आपने जान लिया, एक रोशनी को, तो आपने सब जान लिया। तो कहने का मतलब कि लेकिन एक रोशनी को तो जानना पड़ेगा ना अच्छी तरह। ना तो मैंने तबला सीखा, तबला बजता है, न मैंने गाना सीखा, गुरुओं से नहीं सीखा। महाराज को सुना, शंभू महाराज को सुना, पिताजी को सुना, अच्छन महाराज को सुना। इन लोगों के सुनने से ही जो मेरी परछाइयों का असर पड़ा मेरे दिमाग पे, मेरे दिल पे, वो गवा रहा है, मुझे बजवा रहा है, नचा रहा है। तो कहने का मतलब ये सभी दिशाओं को एक दृष्टि अगर आपने प्यार कर ली तो दिखाई पड़ेगा। अंत में महाराज जी एक क्वेश्चन, क्योंकि आपका भी समय बड़ा कीमती है, अभी आपको एक प्रेजेंटेशन में भी जाना है,
लखनऊ कथक घराने के जो आगामी जो पीढ़ी आ रही है उनको क्या आप संदेश देना चाहते हैं? देखिए, हाँ, हमारी जब तक ईश्वर की कृपा है मेरे ऊपर, मैं हाथ पांव चल रहे हैं, मैं नाचता भी हूँ, अभी भी लंदन नाच के आया। कहने का मतलब ये कि अगर मेरे सहयोग की, मेरे दृष्टि को, मेरे विचारों को यहाँ के जो कहाँ के भी टीचर, नॉट लखनऊ बल्कि सब जगह टीचरों ने मुझे समझा है। मैंने बंगाल समझ गया, बॉम्बे समझ गया, महाराष्ट्र समझ गया, गुजरात समझ गया। तो अगर यहाँ के लोग ना समझें और अपने मनमानी में लगे रहें तो फिर हमारे विचारों को कैसे समझेंगे? हमको सुने, समझें, अपनाएं, तो देखिए क्या तरक्की होती है। और हम ज़्यादा से ज़्यादा वर्कशॉप करने की इच्छा में रहते हैं। और हमने पूर्णिमा जी से कहा भी है कि भाई एक थोड़ा सा 4 दिन उम्र दराज मांग कर लाए थे, 4 दिन 2 आरज़ू में कट गया, 2 इंतजार में। मतलब ये नहीं होगा, थोड़ा सा वक्त देना पड़ता है, समय जरूर चाहिए मनन के लिए, समझने के लिए। मेरी सिर्फ बातें अगर सुनेंगे ना तो उनको बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। मेरी बातें ही नहीं तो सुनते। पहले उस्तादों के पास हम लोग मुक्के लगाते थे, जो भी कह रहे हैं, गाना बजाना कर रहे हैं या गालियां दे रहे हैं, उससे भी हम सुनते थे। गाली में भी कोई बात पैदा हो रही। तो मैं कहने मतलब ये कि गुरु की आवाज़ सुनना, गुरु के डायरेक्ट डांट खाना या उनका प्यार देखना, ये सब तमाम चीज़ें अगर तब नहीं होंगी, असर नहीं होगा। इतने लोग आमिर खान साहब या भीमसेन जोशी, इस तरह के लोग, तमाम लोग गुरु कहलाएं कि बेटा 4 राग सीख ले, तुझे 400 चीज़ें दिखाई पड़ेंगी। पर गमपा गमपा नी पमपा खाली ये करते रहोगे तो यार तो गाओगे, लेकिन गुरु का असर तो नहीं होगा, नहीं होगा। ये तो है। और अंत में एक बस छोटा सा, हाँ, ताकि समय का सदुपयोग आगे उन श्रोताओं के लिए भी हो जाए, तो एक बहुत अच्छा सा छोटा सा संस्मरण जो आपको ऐसा याद करो कि हमेशा उसे आप याद करते हो, जो मजेदार सा संस्मरण हो। मजेदार तो सर बहुत ढेर सारी, क्योंकि लीक से हट के हम इसलिए बात कर रहे हैं कि लोगों को भी याद रहेगा, अच्छा महाराज जी के साथ ऐसा कुछ हुआ था। अब एक ही किस्सा सुना देता हूँ छोटा सा, ऐसे बहुत सा है तो ढेर सारा, लेकिन अमेरिका की बात है। उन्होंने लाके दिखा दिया, कह लगे जी ये यहाँ ही नाचना है। मैंने कहा स्टेज कहाँ? कह लगे आप स्टेज पे खड़े हैं। मैंने कहा यार मैं स्टेज पे खड़ा हूँ, मैं चारों तरफ तो जीने दिख रहे हैं, स्टेज कहाँ है? कह लगे ये एरेना स्टेज है, इसमें सब तरफ लोग बैठेंगे और आपको नाचना है। हमारे ग्रुप वाले कह रहे हैं महाराज ये तो ठीक है, लेकिन मैं चेहरा किधर करूं? मतलब चेहरा जो है इधर करूं कि उधर करूं कि? मैंने कहा सुनो ऐसा करना, मैं थोड़ी थोड़ी देर में अपना चेहरा घुमा दूंगा, तुम सारे मेरे पीछे आ जाना। तो थोड़ी देर इधर वाले खुश हो जाएंगे, थोड़ी देर पीछे वाले भी खुश जाएंगे। क्योंकि और क्योंकि मेरे बचपने में देखा है मैंने, महफिलों में जब मैं कोई घूंघट करूं या बांसुरी करूं तो आवाज आती थी अरे इधर भी, तो मैं घूम के उनकी तरफ भी करता था, क्योंकि चारों तरफ होता। तो वो मेरे महफिल का अनुभव है पुराना, मैंने वही प्रयोग किया कि यार मैंने बचपने में काम किया, आज मैं वही उसी को प्रयोग करूंगा। तो ऐसे करके लोग बड़ी तारीफ आई दूसरे, बड़ा अच्छा शो हुआ। हम तो हंसते रहे, हमने कि पता नहीं क्या क्या हुआ है, पर बहुत अच्छा हुआ। तो महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हम लोगों को समय दिया। चलिए बड़ा अच्छा लगा। आशा करते हैं कि भविष्य में इस तरीके से हम लोग, और मैं ये आशा करता हूँ कि लखनऊ के लोगों में जागृति पैदा हो। और मैं शान से कहूँ, मेरे लखनऊ के बच्चों का प्रोग्राम इस वक्त रशिया में है, लंदन में है, और सब अच्छा काम कर रहे हैं, सब अच्छे का हमारी भावनाओं को सुना रहे हैं, समझा रहे हैं। आप दिल से इतना अच्छा आशीर्वाद दे रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि ये चीज आगे बढ़ेगी। और एक बड़ी खूबसूरत बात है कि बहुत सालों के बाद, आपके बाद मैं ये कहूँगा कि अकादमी की अध्यक्षता एक बहुत ही सीनियर कथक आर्टिस्ट डॉक्टर पूर्णिमा पांडे हुई। तो जो अभी आपने बोला है, तो आपके इस संदेश को लेके हम सब मिलके ये आपकी बात को सच साबित करने की कोशिश करेंगे। बेहद खुशी होगी, बेहद खुशी होगी महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ साथ ये भी है कि सरकार को भी उतना ही इस इंटरेस्ट लेना चाहिए कि ये हमारे भारत की कला है, कल्चर है। सिर्फ दुनिया को देखो, दुनिया को देखना ही पड़ेगा, तुम्हारा भाई जिम्मेदारी है, सब पक्ष को देखो, लेकिन कला को भी जरूर देखो, उसी तरह देखो, जरूर देखो कि वो भी बॉडी का एक हिस्सा है। ऐसा नहीं कि आंख जरूरी नहीं है तो या नाक जरूरी है, मुंह जरूरी नहीं है। भाई मुंह भी जरूरी, नाक भी, आंख भी, भवें भी। तो तुम भूल जाओगे नाक है ही नहीं तो कैसे चलेगा?
तो ये बहुत जरूरी है। ठीक है, बहुत बहुत अच्छा, शुक्रिया, महाराज जी, बहुत बहुत अच्छा, धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।